In this video, we are going to discuss about a new topic, that is फंक्शन ऑफ किडनी। यानी फंक्शन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोगों की जो यूनिट्स पाई जाती हैं, आप लोग जानते हो कि ये नेफ्रॉन्स, ये हम लोगों की जो किडनी की हैं यूनिट्स मानी जाती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन बोला जाता है। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि नेफ्रॉन में एक कैप्सूल है जिसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल ये आगे पीसीटी में बदल गया है, पीसीटी से हेनले का लूप आ गया है, हेनले के लूप के आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुल रही है। ये आप स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में कि एफरेंट आर्टेरियोल यानी 1 मिलियन अगर पाई जा रही है ये एक किडनी में, तो 1 मिलियन करीब एफरेंट आर्टेरियोल पाए जाएंगे जो कि मेन आर्टरी से बनते हैं, जो इसके अंदर किडनी के अंदर इंटर कर रही है, रीनल आर्टरी। ये जाकर के 1 मिलियन पार्ट में बदल रही है और प्रत्येक बोमेन कैप्सूल के अंदर एक प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है। तो इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जो लेकर निकल रही है ब्लड, उसको इफरेंट आर्टेरियोल कहा जाता है। इफरेंट आर्टेरियोल क्या करती है, यहाँ पीछे की ओर आती है बैक, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसी के चारों ओर एक नेटवर्क बनाता हुआ चला आ रहा है। देखो यहाँ आ रही है, इस पार्ट है हेनले का लूप, यहाँ पर भी एक नेटवर्क बना। इस नेटवर्क को बोला जाता है वासा रेक्टा, इसे बोलते हैं वासा रेक्टा। उसके बाद ये घूमते हुए फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चली गई और यहाँ से ब्लड लेकर के रीनल वेन्यूल अलग हो जाती है। तो अब हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि हम लोगों में यूरिन कैसे क्षमता है। स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरे को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन और तीसरे को बोलते हैं सिक्रीशन। अब आप नेफ्रॉन में देखते हैं कि ग्लोमेरुलस का पार्ट हो गया और एक रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट हो गया, ये ट्यूब जो बन रही है, तो ये ग्लोमेरुलस। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये एफरेंट आर्टेरियोल अंदर जा रही है, इंटर कर रही है, इसका डायमीटर ज़्यादा है और जो बाहर लेकर निकल रही है इसका डायमीटर कम होता है। तो जितना ब्लड अंदर जाएगा ग्लोमेरुलस में नेटवर्क में, उतना निकल नहीं पाएगा, तो कुछ समय के लिए रुकेगा तो प्रेशर पड़ेगा इस पार्ट, और जब प्रेशर पड़ेगा तो छलने की क्रिया चालू हो जाएगी, यहाँ से चलेगा इस तरीके से। अब छलने की क्रिया जो चलती है उसमें ब्लड कैपिलरीज की एपिथेलियम और ये जो बोमेन कैप्सूल की दीवार में पोडोसाइट्स पाई जाती है, पोडोसाइट सेल। तो एक हो गया ब्लड कैपिलरीज की एपिथेलियम, दूसरा बोमेन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है इसकी पोडोसाइट्स, और तीसरा दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो केवल बहुत पतली 3 कवरिंग होती है जिससे होकर के यहाँ से ब्लड के काफी कंटेंट छन जाती है। तो इसी को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर अन्य सेल्स की अपेक्षा यहाँ पर पोर बहुत पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी वजह से छलने की प्रक्रिया चलती है। पहला, इसका डायमीटर ज्यादा है एफरेंट आर्टेरियोल का, और इसका डायमीटर कम है, तो जितना आएगा ब्लड उतना नहीं निकल पाएगा, तो रुकेगा, प्रेशर बनेगा, छनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है छलने की, कि इसके ब्लड के और यहाँ ये जो ल्यूमेन है, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 लेयर खाली पास करना है ब्लड को। पहला क्या है एपिथेलियम कैपिलरी की, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा है पोडोसाइट। इनके माध्यम से ब्लड के काफ़ी चीज़ें छन जाती हैं। जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया है या तरह तरह के साल्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब छनते हैं। यहाँ पर छनते हुए चले आ रहे, छने हुए पदार्थ को बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इस प्रोसेस को बोला जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और जो छन करके यहाँ पर आएगा उसको बोला जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब 1 मिनट में कितना छनता है उसको कहा जाता है रेट, फिल्ट्रेशन रेट, कि 1 मिनट में कितना हमारी जो है नेफ्रॉन छान रही है। कभी कभी पानी की मात्रा ज़्यादा छान देती है नेफ्रॉन, तो हम लोगों के लिए दिक्कत बन जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है।
इसलिए एक कंट्रोलिंग चलती है कि 1 मिनट में कितना छन्ना, एक रेगुलेशन चला करता है। और जैसे ही इसका रेट बढ़ता है, घटता बढ़ता है, वह उसी के हिसाब से हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम जो पाया जाता है, इम्यून जो नर्वस सिस्टम है उसकी कंट्रोलिंग या हार्मोनल कंट्रोलिंग या जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस की कंट्रोलिंग उससे जो है कंट्रोल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर अल्ट्रा पेल्टेशन हो गया वुमेन कैप्सूल वाले पार्ट में। अब यहाँ पर आता है, ये पार्ट है पीसीटी। पीसीटी वाले भाग में रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब एक बार इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हुआ है, दूसरी बार यहाँ पर फिर से हो रहा है एब्जॉर्प्शन। क्या क्या एब्जॉर्ब हो सकता है? एब्जॉर्ब होने में बाइकार्बोनेट आयन, NaCl आयन, NaCl जिसको साल्ट बोलते हो, H2O, न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, K+ हो सकते हैं, ये चीजें यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो चूंकि दोबारा एब्जॉर्ब किया गया, इसको कहा गया रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर कुछ चीजें डाली भी जाती है ब्लड में, इसमें रीनल ट्यूब्यूल में, ये जो ट्यूब्यूल पाई जाती है, ट्यूब से ब्लड में ये चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, और ब्लड से ट्यूब में जो डाली जाती हैं रीनल ट्यूब में, H+ और NH3, ये पीसीटी में छोड़ दी जाती है। अब ये पीसीटी आगे हेलने के लूप में जा रही है डिसेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म में जो नेटवर्क पाया जाता है कैपिलरी का, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। वासा रेक्टा की विशेषता क्या है कि यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे चलती है कि अगर रीनल ट्यूब्यूल में नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसे, तो ब्लड का फ्लो जो है ऊपर की ओर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है। इसको बोलते हैं काउंटर करंट, यानी ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है। ये इसी के रीनल ट्यूब्यूल के अकॉर्डिंग फिट किया गया फंक्शन हुआ है, किस तरह से मेंटेन हुआ। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में जाता है। तो यहाँ पर हेलने के लूप में कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड कैपिलरीज में, और कौन सी हेलने के लूप में छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर जो है NaCl एब्जॉर्ब होगा, यूरिया कुछ मात्रा में यहाँ पर छोड़ी जाती है, यानी NaCl एब्जॉर्ब किया जाएगा और यूरिया को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। डिसेंडिंग आर्म जो ये पाई जाती है, यहाँ पर H2O का एब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग आर्म में यूरिया छोड़ी जाती है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, इसमें कैपिलरी से, और नेफ्रिक फिल्ट्रेट से NaCl ब्लड में आ जाता है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के पास क्या हुआ, यहां पर होता है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, यहां से ध्यान से देखिए, इफेरेंट आर्टेरियोल लेकर के ब्लड कैपिलरी का पूरा आ रहा है नेटवर्क। तो यहाँ पर ब्लड से अगर कुछ चीजें नहीं छन पाई थी, गंदे पदार्थ यहाँ छन नहीं पाए थे, तो ये वापस फिर से आ गए थे यहाँ पर। तो जो गंदे पदार्थ ब्लड में बचे हुए हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल के पास छोड़ दिए जाते हैं, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में के अंदर छोड़ दिए जाते ब्लड से। अब क्या छोड़ा जाता है, क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो समझ लो। यहाँ पर भी ब्लड में क्या क्या चीजें आएंगी, H2O, NaCl, बाइकार्बोनेट, और छोड़ा क्या क्या जाएगा इसके अंदर, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर K+ और H+, ये चीजें जो है छोड़ दी जाएंगी रीनल ट्यूब्यूल में। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल जाकर के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुल जाती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसमें कई नेफ्रॉन खुलती है, एक ये खुल रही है, एक दूसरी इधर से आकर के खुलेगी, तो कई नेफ्रॉन खुलती है। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ज्यादातर जो है ये पदार्थ जो इसमें आ रहा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट का ये हिस्सा, ये यूरिन कहलाता है, यानी यहाँ पर अब इसमें कोई चीज ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब होगी या छोड़ी जाएगी, लेकिन कुछ पदार्थों का एब्जॉर्प्शन इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भी हो जाता है। जैसे कुछ मात्रा में यूरिया को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने के लिए या कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए, और H2O एब्जॉर्ब होता है, NaCl यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि ब्लड कैपिलरीज ब्लड लेकर के आ तो रही है, तो निकल करके कहां से जाएंगी, निकल करके जाने का रास्ता ये जा रहा है, इसको बोलते हैं रीनल वेन्यूल। रीनल वेन्यूल आई थी एफेरेंट आर्टेरियोल से, ब्लड आया था और यहां से निकला, उसको इफेरेंट आर्टेरियोल कहा गया,
और यहाँ से नेफ्रॉन से जो ब्लड लेकर के जा रहा है, प्योर ब्लड यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जितनी गंदगी थी वो सब इसमें छन गई और छन करके यूरिन के रूप में कलेक्टिव ट्यूब्यूल में आ गई और ये रीनल वेन्यूल लेकर के रीनल वेन में आ जाता है। ये रीनल वेन यानी प्रत्येक नेफ्रॉन से एक रीनल वेन्यूल निकल करके आती है और आकर के रीनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूरिन, रूट ऑफ यूरिन फ्लो, कि यूरिन का रूट कैसा है, कहाँ कैसे कैसे जाता है, तो इसको समझ लीजिए। एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, इसमें सारी गंदगी है जो किडनी में आ रही है, इसमें नेफ्रॉन में आ रही है, सभी प्रकार की अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वगैरह इसमें पाए जाते हैं। यहाँ से आ गया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, फिर एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये खुलती हैं कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट डक्ट ऑफ बेलिनी में खुलती है, डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल पिरामिड्स में, ये रीनल पिरामिड्स यानी ये रीनल पिरामिड्स में खुल जाएंगी डक्ट ऑफ बेलिनी, इस तरह से। अब रीनल पिरामिड्स कहाँ खुलेंगे, रीनल पेल्विस में, यानी ये भाग है पेल्विस का, रीनल पेल्विस कहाँ खुलेगा, यूरेटर, ये यूरेटर, यूरेटर आगे चल करके रीनल जो यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर से सीधा जाएगा यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से आउटर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बाय दिस वीडियो you can easily understand about the formation of urine and what is the route of urine, कैसे जाता है, कहाँ कहाँ से होकर के यूरिन